और ये 32 सालों का निचोड़ अगर मैं समझना चाहूँ सबसे पहले ही, तो आज के भारत को देख के आपको क्या लगता है कि अवेयरनेस कैंसर को लेके या बाकी रोगों को लेके इंडियंस में कितनी आई है? शुरुआत वहीं से करें। आपने बात कही सफ़र की, यात्रा की। यात्रा जिस राह पे हम चल चुके हैं, तो एक बीमार भारत बड़े दुर्गम रास्ते पे है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? जब मैं एमबीबीएस का छात्र था, तो जब कहीं इलाज नहीं हो पाए तो उस मरीज को मेडिकल कॉलेज भेज दिया जाता था, वहाँ इलाज हो जाए। वहाँ से इस रास्ते को मैंने बदलते देखा। आज उस मोड़ पे खड़े हैं कि इलाज मेडिकल कॉलेज में ना हो तो कॉर्पोरेट अस्पताल में भेज दो। तो भारत की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं वेंटिलेटर पे जा चुकी है। जब मैं ये बात कहता हूँ तो लोगों को लगता है कि इतने बड़े बड़े अस्पताल खुल गए। उसको मैं भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था इसलिए नहीं मानता हूँ। टेम्परेरी अरेंजमेंट ठीक है, लेकिन वैसे लोगों का क्या जिनके पास पैसे नहीं होंगे इलाज कराने के लिए, कहाँ जाएं? तो क्या सरकारी अस्पताल मेडिकल कॉलेज में इसकी सुविधा बढ़ी, बेहतर हुई और विकेंद्रीकरण हुआ? क्या हर जगह उपलब्ध हो गई? जवाब है नहीं। इसलिए मैंने कहा रास्ता दुर्गम है। उसमें एड ऑन क्या किया? ऐसी बीमारियां जिसमें टॉप पे कैंसर है, जिसको कहा है कैंसर एम्पेरर ऑफ ऑल द मैलिडीज, सारी बीमारियों का महासम्राट है। हार्ट डिजीज, इन सारी बीमारियों को अगर जोड़ दें तो इसके जो रोकथाम वाली बीमारी है उस पर रोकथाम की चर्चा नहीं है। रिसर्च अपना हिंदुस्तान का होना चाहिए, क्योंकि आबादी 142 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। हाँ। दवाइयाँ बाहर से मंगवाते रहेंगे, कंट्री का राजस्व आपको दवाई खरीदने में और मशीन खरीदने में जा रहा है। जरूरत है बिल्कुल इस भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था को हुए कैंसर को समझने की और उसको रेडिकल ऑपरेशन से ठीक करने की, तब जाके स्वास्थ्य व्यवस्था। और जब मैं स्वास्थ्य व्यवस्था बोल रहा हूँ तो लोगों को लगता है कि इतने अस्पताल बन गए तो स्वास्थ्य का पता ही नहीं लोगों को स्वास्थ्य होता क्या है। मॉडर्न मेडिसिन हमारा कहता है नॉट मेयर एब्सेंस ऑफ डिजीज, बीमारियों का नहीं होना स्वास्थ्य नहीं है। फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इज हेल्थ, मॉडर्न मेडिसिन कहता है। आयुर्वेद हमारा कहता है सम दोष सम अग्निश्च सम धातु मलः क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थिति विधीयते। मतलब सारे दोष, क्रिया, मल सबका सम अवस्था में होना। जैसे कोविड में कहते थे इम्यूनिटी बढ़ा दीजिए, गलत है। न इम्यूनिटी बढ़ी हो न कम हो, बराबर हो, सम अवस्था में हो। प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः, आत्मा, इंद्रिय और मन प्रसन्न हो, इसी को स्वास्थ्य कहते हैं। स्व स्थिति इति स्वस्थ। जैसे आज हम मूल भौतिक रूप में हैं ऐसे ही बरकरार रहें, स्वस्थ हैं। और इससे गड़बड़ी होने लगे तो बीमार है। स्पष्ट वक्ता सुखी भविष्य। जिंदगी क्या है अनासर में जहूरे तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। जो हमारा सब कुछ चल रहा था कॉम्पोनेंट्स बिखरने लगे तो एक्चुअल मौत है। मौत का मतलब फिजिकल डेथ नहीं है। अगर आप दवाइयों पे जिंदगी चल रही है तो ये नॉर्मल लाइफ नहीं है। तो इसीलिए स्वास्थ्य को समझें, स्वास्थ्य व्यवस्था को समझें, तब बीमारियों की रोकथाम पे ऑटोमेटिकली बात होने लगेगी। अब फ्रेश रहेगा। हम वही करने भी वाले हैं और मैं बहुत खुश हूँ। हालांकि थोड़ी देर के लिए मैं कंफ्यूज भी हुई, मैं किसी दार्शनिक से बात कर रही हूँ या डॉक्टर से बात कर रही हूँ, पर शायद यही खूबी है। और मुझे लगता है इसी वजह से आप हमें कैंसर के बारे में खास कर और ज्यादा समझा सकते हैं। अच्छा, मैं जितना पढ़ पाई, देख पाई, क्योंकि गूगल पे तो कुछ भी सर्च करो तो आज के समय में अवेलेबल हो जाता है, शायद व्यूवर्स भी ये काम करते होंगे। तो मुझे पढ़ के ये समझ में आया कि कैंसर किसी को भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, शायद हमारे व्यूवर जो इस समय ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनमें से भी किसी को हो सकता है। क्या ये वाकई ऐसा ही है? बिल्कुल सच पढ़ा आपने। अगर जिंदा हैं तो कैंसर हो सकता है। मतलब मुझे भले लगता है कि मैं तो सुबह भी उठ जाती हूँ, मैं सैर पे भी जाती हूँ, मैं तो एक्सरसाइज योगा भी करती हूँ, पर कैंसर किसी को भी घेर सकता है। किसी को घेर सकता है। हाँ। हर दिन हर इंसान के शरीर में कैंसर की कोशिकाएं बनती हैं। चौंकाने वाला है ना? हाँ। हर दिन हर इंसान के शरीर में कैंसर कोशिकाएं बनती हैं। आज भी मेरे शरीर में कैंसर की कोशिकाएं बनी हैं। आपके, मेरे, सबके शरीर में। लेकिन हमारा डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है, उसको डिटेक्ट करता है, वहीं पे किल कर देता है उस सेल को। Asset management is foundational to cybersecurity and तो इसके लिए जरूरी समझना कैंसर है क्या? हाँ। Abnormal purposeless growth of our own body cells with the potential to migrate from one organ to another
एंड इमोर्टैलिटी, अमरण हो जाए, ये कैंसर है। मतलब असामान्य, बेतरतीब, उद्देश्य विहीन शरीर की अपनी कोशिकाओं की वृद्धि होना और उसमें क्षमता आ जाना, एक अंग से दूसरे अंग में जा सके, अमरण हो जाए, ये कैंसर है। और साधारण दिल्ली की आबादी 3 करोड़ के आसपास होगी, सभी लोग लॉ एंड ऑर्डर मान रहे हैं, मिलजुल के रह रहे हैं, सिविलाइज सोसाइटी हम माने जा रहे हैं। बॉडी के अंदर 30 ट्रिलियन सेल्स हैं, सेल्स मिलके टिश्यू, टिश्यू मिलके ऑर्गन, ऑर्गन मिलके बॉडी। नॉर्मल है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, एक दूसरे को सिग्नल देते हैं, ट्रांसमिशन, बातचीत करते हैं। और इन्हीं में से कुछ हमारे बीच के लोग आतंकवादी हो जाएं, क्या करेंगे? अपने लोगों को मारेंगे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएंगे, हाँ। एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाएंगे, वहां भी लोगों को मारेंगे, ये कैंसर है। तो मतलब कहीं से सिग्नल बाहर से मिल सकता है, हाँ। लेकिन शरीर के अंदर की कोशिकाएं ही पनपने लगी और ये अमरण हो गई, एक अंग से दूसरे अंग में जाने लगी, यही कैंसर है। अब सोच रहे होंगे टेररिस्ट कैसे बनता है? हाँ, मैं यही कहने वाली थी कि भाई दिल्ली में हम सब प्यार से और रह हंसी रहे हैं। खुशी रह रहे हैं, अब imagine क्यों कीजिए, कोई उसमें आतंकवादी बन जाएगा? एक ग्रुप ऑफ सेल्स, आप उसको प्रताड़ित करते हैं रोज, हाँ, वो विद्रोह में उतरता है, लेकिन जो पुलिस फोर्स है बॉडी के अंदर, डिफेंस सिस्टम, हाँ, वो गश्त में दौड़ रहा है चारों तरफ, पकड़ के उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब बार बार ऐसे हो रहा, इनकी प्रताड़ना बढ़ती गई। इन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया, चकमा देना। जैसे कोविड में आपने सुना होगा, स्टिल्थ ओमिक्रॉन चकमा दे रहा था, हाँ, तो कैंसर सेल भी चकमा देना सीख गया, प्रताड़ना बढ़ाते गए, हाँ। इग्नोर किया बॉडी के सिग्नल को। बॉडी हर समय सिग्नल देती है कि ये नॉर्मल अच्छा। हो रहा है, हम इग्नोर कर देते हैं, कुछ नहीं, थकान हो गई होगी, रात को खाना ठीक नहीं हुआ, कुछ भी सिग्नल। मैं और- नोट करती चलूं, मुझे ये सब पूछना है आपसे। हाँ, 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 नोट सिग्नल करें। सिग्नल देती है बॉडी। हाँ, तो अब सिग्नल रीड करना बंद हो गया। हाँ। ये कैंसर की कोशिकाएं इकट्ठा हुई, एक ग्रुप बनाया, ग्रुप बना के अपने हाथ में अच्छे हथियार लिए, जिसका मुकाबला अब आपका डिफेंस सिस्टम मींस पुलिस फोर्स नहीं कर पा रही है, और ये पनपने लगा। हाँ, बस कैंसर इतना ही है। अब प्रताड़ना आप किसी की कर रहे हो, अब विद्रोह कुछ भी हो सकता है, जैसे समाज में विद्रोह जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे कोई भी विद्रोह हो सकता है। हाँ। सिमिलरली आप किसी भी तरह शरीर पे पोल्यूशन, स्मोकिंग, अल्कोहल, एबनॉर्मल फूड, मतलब घटिया खाना से पैक्ड खाना मत बोल दीजिएगा अच्छा होता है, घटिया खाना है, तो ऐसे खानों से रोज आप उसको टॉर्चर कर रहे थे, एक दिन विद्रोह इतना बढ़ा, ग्रुप ऑफ सेल्स ज्यादा बने, कैंसर का रूप ले लिया। ये मैं इसलिए विज्ञान को इतना आसान करके समझा रहा हूं कि लोगों को लगता होगा कैंसर इज कॉम्प्लेक्स, कैंसर एक्चुअली वेरी सिंपल। हमें समझने की जरूरत है, अगर समझ लेंगे तो हम इसके रोकथाम पे बात करेंगे। इतना तो मुझे लगता है हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं, जिसके घर में किसी को कैंसर हो गया है, वो भी जब डॉक्टर के पास जाता है तो उसे भी नहीं समझाया जाता है। वहाँ तो कीमोथेरेपी भी शुरू हो जाती है, दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं, लेकिन इतने सरल ढंग से इजी वे में कैंसर को गूगल ने मुझे तो नहीं समझाया। पर मेरा ये बड़ा सवाल है कि हालांकि मुझे लगता है हम आगे इसके ऊपर आएंगे ही, खान पान दुरुस्त कर सकते हैं, हर चीज़ दुरुस्त कर सकते हैं, प्रदूषण, हम तो दिल्ली की ही बात कर रहे हैं, कहाँ बच के जाएंगे? पहाड़ों पर चले जाएंगे तो काम कैसे करेंगे? बिल्कुल आपकी बात सही है। हाँ, जब मैं कहता हूँ वोट फॉर द फोक, वोट फॉर द लाइफ, तो लोगों को बड़ी आदर्शवादी बात मेरी लगती है। वोट फॉर द फोक मीन्स ऐसी सरकार चुनो, फोक मतलब खाना खाते हैं, आपका खाना दुरुस्त आ जाए। एंड वोट फॉर द लाइफ, जो आपको स्वस्थ हवा, स्वस्थ पानी, सिविक सेंस, लॉ एंड ऑर्डर दे सके। तो उसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, खाद्य पदार्थ प्रदूषण, एडल्ट्रेशन, सारी चीजें हैं। अब बताइए क्या मुद्दा बचेगा आपका? सही बात है। मुद्दे खत्म। हाँ, लेकिन ऐसी सरकार चुनने के लिए आपको जागरूक होना होगा। क्यों? पॉलिटिशियंस बड़े श्रूड, धूर्त, चालाक, क्लेवर लोग होते हैं, वो वही काम करते हैं जो जनता चाहती है। आपने कहा राम मंदिर चाहिए, मिल गया। आपने कहा 370 हटाइए, कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इंडिया डिस्टर्ब रहता है, हट गया। आप कहिए स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, हमें दीजिए, न मिले तो फिर बात कीजिए, मिलेगी। अब प्रदूषण को भी इसमें जोड़ना है। बिल्कुल। हाँ। स्वास्थ्य है, जो साफ हवा, स्वच्छ पानी दे सके उसी को चुनना है, सीधी बात। जुमले नहीं, हाँ, जुमले नहीं, केंद्र राज्य, राज्य केंद्र,
हम पब्लिक हैं। हालांकि दिल्ली ने तो सर सभी सरकारें देख ली हैं, बिल्कुल। नई सरकार भी, इसके पहले वाली भी, लेकिन मुझे लगता है प्रदूषण तो हर अगले साल के साथ साथ बढ़ता चला जा रहा क्योंकि ये कम करना नहीं चाह रहे हैं। है। लेकिन Strong इसका सीधा इफेक्ट हमारी बॉडी पे है, न सिर्फ Direct. कैंसर बल्कि बाकी रोगों हार्ट पे भी। डिजीज, न्यूरोडिजेनरेटिव मतलब नस ब्रेन इसका डिजेनरेशन मतलब क्षय होना, माँ के गर्भ में पल रहे बच्चों पे बुरा असर जिसमें बर्थ डिफेक्ट, बच्चों का आईक्यू लो होता है, इस पे WHO का रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ। हार्ट डिजीज मैंने बता दिया, इम्पोर्टेंस, ओबेसिटी, प्रदूषण बहुत बड़ा ओबिसोजन है। ओबिसोजन का मतलब है, दिल्ली वाले कहेंगे मैं तो बहुत कम खाना खाता हूँ, 2 रोटी खाता हूँ, 1 टाइम खाता हूँ, फिर भी मोटे हो रहे हो, क्यों हो रहे हो? ओबिसोजन, ओबिसिटी कराने का तत्व ये हमारे प्रदूषण में है। डायबिटोजेंस, डायबिटीज कराने की क्षमता है प्रदूषण में। कार्सिनोजेन, कैंसर कराने की क्षमता है। म्यूटाजेन, बच्चों में परमानेंट डीएनए डैमेज ऐसा कर सकता है जब गर्भ में पल रहा हो बच्चा, कि परमानेंटली डीएनए डैमेज डीएनए लेके निकलेगा। मजाक लगता है लोगों को, प्रदूषण एक राजनीतिक मुद्दा है। नहीं, पर ये मेरे लिए भी हैरानी भरा है, क्योंकि प्रदूषण से हमारे फेफड़े खराब होते हैं, लंग्स खराब होते हैं, ये तो सबको पता सब था, लोग जानते हैं। लेकिन उससे मोटापा भी आ रहा है, डायबिटीज भी हो रहा है प्रदूषण से। जी। ये मेरे लिए भी बहुत नया है सर, Established साइंस है। और जो हमें नहीं मालूम जो भी मीटर आपका इंडियंस। AQI रीड करता है, हाँ। विदेशों ने कभी सोचा नहीं था कि 3 डिजिट 4 डिजिट AQI रीड करने के लिए मीटर बनाया जाए। अभी कोविड से जस्ट पहले लंदन का AQI 12 गया, तो सदन में वहाँ चर्चा ब्रिटिश पार्लियामेंट में होने लगा कि भाई 12 AQI पहुँच गया है, कि 50 साल आगे का बताइए क्या प्लान है प्रदूषण कम करने का। माय गॉड, हमारे लिए तो ये शुद्ध हवा है, शुद्ध से भी शुद्ध है। स्तर इतना गिरा दिया गया, महज जिंदा हैं तो शुक्रगुजार रहें कि आप जिंदा हैं, इस लेवल पे लाके छोड़ दिया गया है। तो जब 300 AQI पहुंचता है तो आप खुश रहते हैं कि बेहतर हो गई हवा। अगर स्कूल खुल जाते हैं वापस से। दिवाली पराली कारण था तो अब तो सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे बंद करा दिए, पराली पे कंट्रोल हुआ। ग्रैप 3 ग्रैप 4 हर बार लग के ऑटोमोबाइल्स सो कॉल करते हैं, उस पर एक अलग चर्चा है कि उन ऑटोमोबाइल से क्या होता है, जो आपको टैक्स पे करके 10 साल के लिए डीजल गाड़ियां रजिस्टर्ड होती है, PUC करके आपका पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट जो देते हैं, कहते हैं नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल, तो बंद क्यों करते हैं? और बंद करते हैं तो प्रदूषण ठीक क्यों नहीं होता है? मैं लेकिन सर रिपीट करवाऊंगी आपसे, अगर मैं सही हूँ, मेरे व्यूवर ने अगर अभी तक ध्यान नहीं दिया है, तो प्रदूषण से मोटापा भी बढ़ता है और डायबिटीज भी होता है। ओबिसोजन, डायबिटोजेन, कार्सिनोजेन, म्यूटाजेन, मतलब मोटापा कराएगा, डायबिटीज कराएगा, कैंसर कराएगा। म्यूटाजेन, म्यूटाजेनेसिस, बच्चों का डीएनए, घर में पल रहे बच्चों का डीएनए बदल देगा। माय गॉड, हम में से किसी को इंटरनेट नहीं जैसे मालूम सोशल है। मीडिया। अब यही मेरा वो भी सवाल कि बॉडी सिग्नल देती है, बॉडी सिग्नल फिर हर मामले में देती है, हर रोग के लिए देती है। आपके स्व स्थिति इति स्वास्थ्य जो बात मैंने कही, आपके इसमें गड़बड़ी, स्व में स्थित होने की गड़बड़ी होगी, बॉडी सिग्नल देगा। उदाहरण के तौर पे हेडेक, फीवर, बॉडी एक, आलस आना, मूड चिड़चिड़ा होना, ये इल हेल्थ का सिग्नल है। आप सिंपली उसको जस्टिफाई करने में लगे रहते हैं, ऑफिस का प्रेशर, खाने में गड़बड़ी, रात में जग गए, बॉडी आपकी सिग्नल दे रही है। एक गोली खा ली, सर दर्द ठीक हो गया। एग्जैक्टली। लेकिन आपने क्या, जैसे हेडेक के लिए आपने दवा खा ली, बुखार के लिए दवा खा ली। इसी कारण मैं कहता हूँ कैंसर बीमारी नहीं है, कैंसर इज ए मैनिफेस्टेशन, कैंसर इज नॉट ए डिजीज। मतलब बीमारी कहीं और है, मैं एक्सप्लेन करूंगा, बीमारी कहीं और है। कैंसर एक प्रतिलक्षित होते हुए लक्षण को कैंसर कहते हैं, समस्या कहीं और रहती है। जैसे हेडेक से ही चालू करें, सर में दर्द हुआ, आपने दवा खा ली किस चीज की? दर्द कम करने की। डायबिटीज, शुगर कम करने के लिए दवा ली, मतलब लेबोरेटरी रिपोर्ट को आपने ठीक कर लिया, लेकिन डायबिटीज किस कारण हुआ, हाइपरटेंशन किस कारण हुआ, एसिडिटी का किस कारण, आपको नहीं पता था। ये ऐसे उदाहरण के तौर पे समझें, कहीं धुआं आपने देखा, धुएं पे पानी छिड़कना शुरू कर दिया कि आग लगी होगी, धुएं पे पानी छिड़क दो। थोड़ी देर धुआं शांत हुआ, वापस धुआं आ गया कि आग कहीं दूर लगी थी, पानी उस पर डाला नहीं आपने, तब कहते हैं कैंसर रिलैप्स होता है। डायबिटीज इरिवर्सिबल है, मतलब कि एक बार डायबिटीज की समस्या होगी पूरी जिंदगी रहेगी। हाइपरटेंशन इरिवर्सिबल है। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि आपने आग को नहीं बुझाया, धुएं पे पानी डाला था। नहीं, पर क्या ये ऐसा नहीं है, इरिवर्सिबल नहीं है? डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज
टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 1 जेनेटिक जिसमें इंसुलिन डेफिशिएंट होता है, हाँ। टाइप 2 इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होता है, ये रिवर्सिबल है। पर ये बातें हमें डॉक्टर्स क्यों नहीं बताते? आपने कहा कि अगर सिर दर्द होता है हम देखिए गोली फास्ट ले फूड लेते कल्चर हैं। है, हाँ। मरीज को भी जल्दी है, फीस दे दिया, डॉक्टर जल्दी दवा लिख दो, डॉक्टर भी कहता है दवा लो भैया तुम जाओ। डॉक्टर को जब पता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इंसुलिन कम करने के लिए क्या किया, मतलब एक्सरसाइज को समझाया नहीं समझाया, खाना कैसे खाना है, इंसुलिन स्पाइक, इंसुलिन रेजिस्टेंस इसलिए हुआ, फैटी लिवर हुआ इंसान को। अब जो दवा आपने दी उससे इंसुलिन बढ़ाने की दी, जैसे आज डायबिटीज जिसको डिटेक्ट हुआ नॉर्मल कोर्स में, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए 1 यूनिट इंसुलिन निकलना था, अब ये 1 यूनिट से काम नहीं चला, पैंक्रियाज जहां से इंसुलिन निकलता 2 यूनिट निकालने लगा। अब उस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए 2 यूनिट की आवश्यकता हुई, फिर भी आपको डायबिटीज है, तो डॉक्टर क्या कहता है, अब 4 यूनिट निकालने की दवा देता हूँ या बाहर से इंसुलिन दे देता हूँ। लेकिन इंसुलिन ही कल्पित था। कैसे समझेंगे इसको? ब्लड ग्लूकोज हमारे ब्लड में घूम रहा है, ग्लूकोज एक चोर है, उदाहरण के समझाने के लिए चोर है। एग्जाम्पल, इससे आपको खतरा था, आपने लैब में टेस्ट कराया, ग्लूकोज बढ़ा है, आप ग्लूकोज कम करने की दवा लेना चाहते थे, लेकिन आपने क्या किया, चोर को ठीक करने के बजाय एक डाकू को सुपारी दी, डाकू है इंसुलिन, कि तुम ज्यादा संख्या में गन लेके आओ और इसको चोर को भगा लो। तो उसने चोर को तो भगा दिया, ग्लूकोज डाउन हो गया, लेकिन उसको धक्के देके आपके फैट सेल में, लिवर में वहां जमा कर दिया, इसके कारण आपको फैटी लिवर, मोटापा हो गया। लेकिन ये डाकू चोर से ज्यादा खतरनाक था। इंसुलिन जैसे बढ़ा, फैटी लिवर बढ़ा दिया, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा दिया, हाइपरटेंशन कराएगा, और लंबे समय के बाद कैंसर प्रमोटर है इंसुलिन, कैंसर को बढ़ाता है। किसी कारण से आपको कैंसर हुआ, इंसुलिन भी बढ़ा हुआ है, कैंसर आपका बढ़ने लगेगा। इसीलिए ग्लूकोज लेस डाइट या नो ग्लूकोज या नो शुगर डाइट कैंसर मरीजों को कहा जाता है। और इसीलिए जिसको शुगर हो जाता है उसको कहा जाता है कि शुगर तो कई रोग अपने साथ लेके आता है। एग्जैक्टली कहते हैं शुगर अकेले नहीं आता है, अगर आपको शुगर हो गया मतलब आने वाले समय में आपको बहुत सी और बीमारी होने वाली है। अगर मान लीजिए ऐसा ही था, तो जब डायबिटीज की दवा आपने दे दी, इलाज कर दिया, तो फिर डोज क्यों बढ़ानी पड़ी? हाँ। फिर आगे जाके हार्ट अटैक क्यों हुआ? हाइपरटेंशन की दवा दे दी, हार्ट अटैक क्यों हुआ? किडनी फेल क्यों हुआ? मतलब समस्या बरकरार रही, आप धुएं पे पानी डालते रहे। करेक्शन की वहाँ जरूरत है। करेक्शन कैसे जरूरत है? ये सारी बीमारियाँ, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, एल्जाइमर, कैंसर, ये सारी एक्चुअल बीमारी है नहीं। बीमारी मॉलिक्यूलर हेल्थ पे है, मतलब सेल के अंदर, हर सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हमारे काम कर रहे हैं, समस्या वहाँ है। अब वो कौन सी समस्या है जो साइंस के विद्यार्थी समझ सकते हैं? ग्लाइकेशन, मिथाइलेशन, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, इन्फ्लामेशन जिसको सूजन का होना कहते हैं, लैक ऑफ ऑटोफेजी, बहुत आप खाते हैं तो सेल के अंदर जमा हो रहा है, ऑटोफेजी नहीं हो रही, मतलब सेल अपना डाइजेशन नहीं कर रहा है, मेम्ब्रेन इंस्टेबिलिटी, ये एक्चुअल बीमारी है। लेकिन इसकी बात, इसकी चर्चा बीमारी के फॉर्म में क्यों नहीं होती है? ये दीज सिचुएशन, दिस डिजीजेज आर नॉट ड्रगेबल, इसकी दवा नहीं बनी है, न बन सकती है। दीज आर फूडेबल, आपके खाने की गड़बड़ी से होती है, खाने से ठीक हो सकती है। तो चर्चा उस बीमारी की होगी जिसमें बाजारवाद है, जिसमें दवाइयाँ महंगी बिक सके, लाइफ टाइम दवाइयाँ चल सके, उसको बीमारी का दर्जा दिया गया, उस पर इलाज की बात होगी। लेकिन क्या डॉक्टर इसमें हेल्पलेस हैं? मतलब क्या हम पहुंचते ही डॉक्टर के पास तब हैं जब हमें शुगर हो चुका होता है? क्या हम डॉक्टर के पास पहुंचते ही तब हैं जब हम डिप्रेशन में जा चुके होते हैं? क्योंकि किचन में क्या बनेगा, कैसे रहना है, लाइफस्टाइल क्या है, ये एडवाइस के लिए तो कोई डॉक्टर के पास जाता नहीं है। उसका कारण क्या है? सभी लोग साइलोज में काम कर रहे हैं। साइलोज अपना अपना बबल बनाया, मैं इस बबल में हूँ, दूसरा डाइटिशियन दूसरे बबल में है, आयुर्वेद तीसरे बबल में है, और सब कह रहा है मैं श्रेष्ठ हूँ। ये मेडिकल साइंस नहीं है, ये ह्यूमन साइंस है, मानवता का विज्ञान है। उसको जानने समझने के लिए आपको सब कुछ जानना पड़ेगा। जीवन क्या है, दर्शन क्या है जीवन का, सब स्टडी करना खाना पड़ेगा। क्या होता है, न्यूट्रिशनल साइंस क्या है, फूड साइंस क्या है, आप डाइटिशियन से पूछ के देखिए, उन्हीं को नहीं पता होगा। फूड साइंस क्या है, न्यूट्रिशनल साइंस क्या है। आप पैकेट पे उठा के देखें क्या लिखा होता है, कार्ब, प्रोटीन, फैट, सॉल्ट, यही सब लिखा होता है। मीन्स व्हाट इज इन द फूड ये लिखा है, बट व्हाट हैज बीन डन टू द फूड ये नहीं लिखा हुआ है। मतलब इसकी प्रोसेसिंग कैसे की गई, केमिकल डाला गया प्रिजर्व करने के लिए, उगाया कैसे गया, फर्टिलाइजर क्या डाला, Content. ये तो नहीं लिखा है। जितना प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आएगा
P फॉर प्रोसेस्ड, P फॉर पॉइजन, पॉइजन होगा। क्योंकि प्रोसेसिंग की जाती है शेल्फ लाइफ बढ़ाने, SHELF, अलमीरा पे ज़्यादा दिन चले, हाइपर मार्केट में ज़्यादा लंबे समय तक रहे बिना एक्सपायरी के, शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए प्रोसेसिंग की गई। लेकिन सेल्फ लाइफ इंसान की कम हो रही है, ये नहीं बताया गया। साइड पर इफेक्ट। प्रोसेस्ड फूड के अलावा आप मुझे बताएं फिर क्या चारा ही क्या है? मतलब हम नाश्ता जो भी करते हैं, चाहे सुबह का या शाम का, मुझे लगता है उस पर ज़्यादातर प्रोसेस्ड फूड ही होता है। बच्चे खास करके जो खाते हैं, चलो एक बार बूढ़े लोग तो शायद रोटी पे ही रह रहे हैं, बच्चे प्रोसेस्ड फूड ही, वो चाहे चॉकलेट है, चिप्स है, बिस्किट है, या अलग अलग नमकीन जो उनकी आती है, वो सब तो प्रोसेस्ड फूड ही हुआ। इनफैक्ट आइसक्रीम, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बाजारवाद है। आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बच्चों का तो सुबह से शाम तक मुझे लगता है, और लंच और डिनर में तो उनको रोटी ज़बरदस्ती खिलानी पड़ती है। बिल्कुल ये बाजारवाद है। हाँ। जब ब्रेड, जो आज ब्रेड बोलते हैं, जब लॉन्च हुई, मैं मेडिकल कॉलेज में MBBS का विद्यार्थी था, तो ट्रेन से जब क्रॉस करता था तो बेकरी से स्मेल आती थी ब्रेड पकने की। हाँ। तो बड़ी अच्छी स्मेल, बेकरी की स्मेल देखेंगे, सौंधी सौंधी खुशबू रहती है। हाँ। उसके बाद उस समय तक ये मेरे मन में, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, ये विचार आया करता था कि ये ब्रेड, मतलब प्रोसेस्ड ब्रेड, वही लोग खाते हैं जो अमीर हैं। था। हाँ। In terms of social धीरे-धीरे media, इस अमीरी कॉन्सेप्ट को आपके कंफर्ट जोन में लाया गया कि अब रोटी आटा कौन लगाएगा, रोटी कौन बनाएगा, पराठे कौन बनाएगा, ब्रेड निकालो सेक के दे दो। हाँ। कंफर्ट जोन बनाने के बाद फिर आप एडिक्ट क्यों है? रोटी के लिए कोई एडिक्ट क्यों नहीं हुआ? हर प्रोसेस फूड में शुगर ऐड किया जाता है। कभी भी उठा के देखिए, नमकीन में शुगर है, क्यों है एडेड शुगर? 6 ग्राम, एक 50 ग्राम नमकीन पैकेट में। शुगर इज एडिक्टिव, शुगर इज लाइक अल्कोहल। अगर मैं कहूँ शुगर इज अल्कोहल फॉर द चिल्ड्रन, तो एग्जैक्टली यही है। कैसे? शुगर इज एडिक्टिव, अल्कोहल इज एडिक्टिव। हाँ। शुगर से फैटी लिवर होता है, अल्कोहल से फैटी लिवर होता है। शुगर से मोटापा बढ़ता है, अल्कोहल से मोटापा बढ़ता है। शुगर कैंसर का कारक है, अल्कोहल कैंसर का कारक है। पहले फैटी लिवर डिजीज सिर्फ एडल्ट 30 साल 40 साल के लोगों में देखा जाता था, ये जो अल्कोहल लेते थे। आज बच्चों में फैटी लिवर है। मतलब बच्चे सिर्फ नशे से झूम नहीं रहे हैं, लेकिन अल्कोहल से होने वाली जितनी भी दिक्कतें परेशानियां हैं वो सब उनकी बॉडी में जाती जा रही है। न्यूक्लियस एकम्बेंस ब्रेन में सेंटर है, एमिगडाला फेयर सेंटर, न्यूक्लियस एकम्बेंस रिवॉर्ड सेंटर। हाँ। जो जो चीजें आपके ब्रेन में डोपामिन देती है उसको आप प्लेजर के फॉर्म में लेते हैं। शुगर, अल्कोहल, स्मोकिंग, सेक्स, पोर्नोग्राफी, स्क्रॉलिंग, डिजिटल स्क्रॉलिंग, ड्रग्स, ये सारी चीजें डोपामिन रिलीज करती है। हेडोनिस्टिक, इसको कहते हैं हेडोनिज्म, हिंदी है सुखवाद। आप सर्च में गए थे हैप्पीनेस, जिसकी परिभाषा लोगों को पता नहीं है। हैप्पीनेस मतलब आनंद। इसमें ब्रेन में सेरोटोनिन रिलीज होता है। एंजॉय। जैसे आनंद की अनुभूति होगी, आप स्थिर हो जाएंगे, संतोष Fresh. की अवस्था में आएंगे, कंटेनमेंट में पहुंच जाएंगे। सेरोटोनिन रिलीज हुआ, सतत यात्रा चलेगी, मंजिल नहीं होगी। आनंद, हैप्पीनेस एथरल होगा हर समय। डोपामिन मीन्स प्लेजर और हेडोनिज्म बॉडीली होगा। बॉडी के किसी पर्टिकुलर सेंटर को आपको मजा आ रहा होगा, लेकिन डोपामिन मंजिल मिलेगी, ग्राफ ऊपर गया, फिर क्रैश करेंगे आप नीचे। शुगर जैसे डाउन हुआ, क्रेविंग होगी, दोबारा लेंगे। इसलिए एक किताब बड़ी अच्छी है, दर्शक अगर पढ़ना चाहें, डोपामिन डिटॉक्स, कि किस किस चीज से डोपामिन रिलीज कितना टाइम्स ज्यादा होता है और किस तरह से इंसान मॉलिक्यूल ऑफ मोर, डोपामिन को कहा गया, मोर करके उसमें उलझ के एडिक्ट होता है। आप शुगर एडिक्ट को, जैसे अल्कोहल विड्रॉल होता है, जो शुगर एडिक्ट उसको कहता हूँ जो 24 ग्राम, मेल 24 ग्राम पर डे शुगर से ज्यादा ले रहा हो। अच्छा। फीमेल 18 ग्राम पर डे से ज्यादा ले रही हो। तो इतना तो हम चाय में ही ले लेते हैं। एग्जैक्टली, वेरी गुड। हाँ। एक नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक में 300 ml के केन में 39 ग्राम शुगर है। 39 ग्राम मतलब डेली रिकमेंडेड इंटेक से कई गुना ज्यादा एक में। हाँ। और दिन में ऐसे लोग कितने ले लेते हैं? हाँ। ब्रेड में, नमकीन में, हर प्रोसेस फूड में अब उठा के देखिए एडेड शुगर कहाँ कहाँ है। जब जब एडेड शुगर हम लेते हैं, ग्लाइसेमिक लोड मतलब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लोड बढ़ा, चोर ज्यादा हो गए, तो डाकू और तेजी से निकला। वो डाकू देखा कि आपको एक्चुअल जरूरत तो शुगर की है नहीं, उठा के लिवर में डाल दिया, फैटी लिवर। उससे ज्यादा हुआ, फैट में डाल दिया, आप मोटे हो गए। आप तो कह रहे हैं हमें तो खाना एक ब्रेड एक चाय। हाँ। लेकिन जो
ऑफिस में काम कर रहे थे, 2 बिस्किट जो आपने खा लिया उसमें क्या हुआ बीच में? आपने मेल के लिए कितना बताया? 24 ग्राम और फीमेल के लिए 18 ग्राम। तो वो लोग जो शुगर नहीं खाते हैं, मतलब मेरी बहुत से फ्रेंड्स, बहुत कोलीग और मेरे कजन्स हैं जो ये कहते हैं कि हमें बिना शक्कर वाली चाय चाहिए, हम बिना शक्कर वाली कॉफी पिएंगे, ऐसे लोगों वो से भी ये जान पूछिए लें कि ब्रेड खाते हैं? हाँ, मतलब ये मुझे अब समझ आ रहा है कि आप ये जान लें कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीते हैं, आप डाइट, इवन आप डाइट पे हैं तो भी आप सूखी ब्रेड खा रहे हैं, तो भी आप वो डाइट वाले जो बिस्किट आते हैं आप वो खा रहे हो, उसमें भी शुगर होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब देखिए उसकी कहानी। हाँ डाइट डॉट 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 किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ। हाँ। कोल्ड ड्रिंक किसी भी कंपनी का। तो डाइट कोल्ड ड्रिंक इज हाफ बैड एज नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक, मीन्स इट इज नॉट गुड, हाफ बैड। हाफ बैड। हाँ, तो डाइट के नाम पे आप बिस्किट, डाइट के नाम पे कोल्ड आधा ड्रिंक, चम्मच जहर खा रहे हैं, पूरा चम्मच पूरा नहीं खा चम्मच रहे हैं। नहीं। हाँ। लेकिन साइकोलॉजिकली आप सोच रहे मैं तो डाइट ले रहा हूँ, तो नॉर्मली आप गिल्ट में 1 लेते तो अब दिन में 4 ले रहे हैं, तो डबल द टाइम जो आप नॉर्मल रिस्क पे थे हो गए। उसका क्या रीजन है? कोई भी मीठी चीज हमारे जीभ पे जब आती है, ब्रेन को सिग्नल जाता है कि मीठा आ रहा है। ब्रेन वहां से वेगस नर्व से सिग्नल देता है पैंक्रियाज को, रिलीज इंसुलिन, डाकू को भेजो। लेकिन जब वहां पहुंचा तो देखा ग्लूकोज नहीं है। अब इंसुलिन तो निकल गया, डाकू है, बिना फायरिंग किए तो जाएगा नहीं। तो बॉडी की जो एनर्जी उसको उठाया, लिवर में पंप कर दिया, फैटी लिवर कर दिया, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गए। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज देखिए आज महिलाओं में कितना कॉमन है, यंग बच्चियों में कॉमन हो चुका है। हाँ। यही कारण है। आप कभी भी निवाला को मुंह पे जब ले जाएं तो ये सोचे वेदर आई एम फीडिंग डिजीज और फाइटिंग अगेंस्ट इट। हर निवाले पे सोचे। तो इसके लिए क्या है, लोग ऐसा ना समझ लें, एक संस्कृत में है दीर्घ सूत्री विनश्यंती। एक गुरुजी ने पढ़ाया, तो जब उनका शिष्य गया मांगने के लिए तो सेवैयां उनको मिली खाने में, तो उन्होंने वही लगा, दीर्घ सूत्री विनश्यंती, तो नहीं खाएंगे सेवई। हाँ। तो गुरुजी ने कहा, मैंने ये कब कहा था? मैंने कहा था बहुत लंबा कुछ करना उचित नहीं है, विनाश का कारण है। मतलब लंबा अहंकार, लंबे समय तक राजपाट करना। हाँ। ये समझाया था। तो लोग ये करके हाइपोकॉन्ड्रियासिस में न चले जाएं कि भाई कुछ नहीं खाना है, ऐसा नहीं है। विज्ञान के आधार पे दिमाग लगा के चीजों को समझें और उसके बाद खाएं पिएं। अब हम इसको ऐसे ही फिर लेके चलते हैं सर, क्योंकि मुझे लगता है जो परेशानी है, दिक्कत है, कॉज है, उसके ऊपर हमने बहुत बात कर ली। और एक चीज़ जो मुझे और लगता है कि हम में से ज़्यादातर जो भारतीय हैं वो इतना शायद शिक्षित ही नहीं है। वो डिग्री की बात मैं नहीं कर रही हूँ कि आपने ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट आप हो गए, आप नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते, या शायद ऑप्शन ही नहीं है मार्केट में अवेलेबल। तो हम अब अगर इसको मोड़ते हुए इस तरफ जाएं कि क्या करना है, कैसे करना है, तो अब उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। पहली चीज़ ये कि कैंसर क्या क्योरेबल है? बाकी बीमारियों पे तो मैं आऊँगी और आपके सवालों में भी बाकी बीमारियां हमें दिख जा रही हैं। कैंसर क्योरेबल है? जवाब है बिल्कुल, हाँ क्योरेबल है। कैंसर प्रिवेंटेबल है, रोकथाम संभव है। कैंसर इज क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली। अब इसमें क्यों लगा इफ डिटेक्टेड अर्ली? अर्ली स्टेज कैंसर डिटेक्ट करने के बाद क्यूरेबल भी है, खर्च भी कम होगा और रिलैप्स की संभावना नहीं होती है। अगर आप मुझे स्टेज वाइज ये भी बताएं और कितना % चांस है क्योर करने का, वो भी। अभी देखिए एक बड़ा सेलिब्रिटी का परसेंटेज पे चल रहा है कैंसर का ट्रीटमेंट, 3% 5% जैसा। हाँ। दोनों समझा देता हूँ। पहला कि टेक्निकली स्टेज 1 2 3 4, उसके बाद हर अंग के कैंसर में 1 का A B C ऐसे करके होता है। तो ये टेक्निकल हो गया। ओके। साधारण लैंग्वेज में समझे, 2 तरह के कैंसर आप मोटा मोटी समझिए। एक सॉलिड ट्यूमर जिसको हम छू के फील कर सकते हैं या किसी भी सिटी स्कैन इस पे दिख सकता है कोई ट्यूमर जैसा है, सॉलिड। लिक्विड कह सकते हैं समझाने के लिए, ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर अलग कर दीजिए क्योंकि पूरे शरीर में ही ब्लड है। हाँ। जो सॉलिड ट्यूमर हुआ उसको समझने के अर्ली स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज, एडवांस स्टेज। अर्ली स्टेज मतलब बहुत छोटा ट्यूमर और शरीर के उसी अंग तक सीमित है, अर्ली स्टेज। उदाहरण के तौर पे स्तन का कैंसर है, स्तन में ही सीमित है, अर्ली स्टेज। इंटरमीडिएट स्टेज, कैंसर उस जगह से उठ के आजू बाजू की गिल्टियों तक पहुंच गया, इंटरमीडिएट स्टेज, स्टिल क्यूरेबल। एंड एडवांस स्टेज, कैंसर उठ के बाकी के अंगों में पहुंच गया, मतलब मेटास्टैटिक या स्टेज 4 टेक्निकली उसको एडवांस स्टेज कहते हैं। अर्ली स्टेज क्यूरेबल पूरी तरह है, शायद सर्जरी ही काफ़ी हो जाए, कीमो की भी जरूरत नहीं होगी। इंटरमीडिएट स्टेज में हमें मल्टी मोडालिटी 2-3 चीज़ों को मिलाना पड़ता है, कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कब कौन सी चीज़ पहले कौन सी चीज़ बाद में। इसमें भी क्योर है लेकिन चांस ऑफ रिलैप्स अर्ली स्टेज से केमोथेरेपी तो बहुत हार्ड है। स्टेज इनक्यूरेबल स्टेज है,
उसमें हम लाइफ बढ़ा सकते हैं, बढ़े लाइफ में तकलीफ ना हो, हम इस पे काम कर सकते हैं, गिविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द प्रोलॉन्ग लाइफ। लेकिन इसे खत्म कर पाना, स्टेज 4 अभी तक मॉडर्न साइंस वहाँ नहीं पहुँचा है जहाँ खत्म होता है। जो भी लोग क्लेम करते हैं उनका फॉल्स क्लेम है, चाहे वो किसी विधा के लोग हैं जो कह रहे हैं कि स्टेज 4 हमने क्योर कर दिया। हाँ। उनसे मैं प्रत्यक्ष और प्रमाण, दो ही चीज मांगता हूँ। और कैसे प्रत्यक्ष प्रमाण? कुछ भगवाधारी व्यापारी भी क्लेम करते हैं, कुछ गौमूत्र से कहते हैं, कुछ गोबर से कहते हैं, कुछ फूक के झाड़ के। मैं कहता हूँ मैं सब मानने को तैयार हूँ। तुम इलाज करो, मरीज तुम्हारा, मुझे पहले बताओ, मैं आऊंगा आपके पॉडकास्ट के माध्यम से। बिल्कुल अभी भी चैलेंज कर रहा हूँ, ये चैलेंज मैं कई सालों से कर रहा हूँ। हाँ। मैं आऊंगा, उसकी जांच करूंगा, मरीज की मॉनिटर करूंगा जब तुम इलाज करोगे, और उसके बाद जब तुम्हारा इलाज खत्म हो जाए, जब तुम कह दोगे कि इलाज पूरा हो गया, तब मैं जांच करके चेक करूंगा खत्म हो गया। अगर कैंसर खत्म हो गया जिसमें कोई मॉडर्न मेडिसिन की सहायता नहीं ली गई, मैं अपनी प्रैक्टिस छोड़ के उसका शिष्य बन जाऊंगा। मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं, तो सामने तो आओ। अगर मैं कह रहा हूं कि कैंसर की सर्जरी में करता हूं तो मरीज ठीक होते हैं, तो मेरे पास जब ट्रेनिंग के लिए लोग आते हैं तो मैं उनको सिखाता हूं, वो भी देखे जाते हैं, वो भी जब करते हैं ठीक होते हैं। तो फिर बताओ भाई, अगर ऐसी विधा है भारत में तो हम सीखें। और इतना जो मारामारी चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, कॉमर्शलाइजेशन चल रहा है कैंसर के नाम पे, उसको हम कब करें? तो फिर आते क्यों नहीं है? तो यही इसी तरह का एक क्लेम सिद्धू की तरफ से भी किया गया है, नवजोत सिंह सिद्धू, कि उनकी वाइफ को कैंसर था, 4th स्टेज तक पहुंच गया था। डॉक्टर्स ने कहा कि 3 से 5% चांस ही बचने का है, लेकिन उन्होंने लाइफस्टाइल में चेंज करके और खान पान में बदलाव करके, और उन्होंने तो मतलब बाकायदा तमाम चीज़ों का हवाला दिया है। सिद्धू की तरफ से कहा गया कि चाय पूरी तरह से बंद कर दी गई, आधे घंटे बाद नीम और तुलसी के 10-12 पत्ते वो देते थे हमेशा, सुबह 10 बजे नींबू पानी दिया गया, पानी गर्म दिया गया, कच्ची हल्दी दी गई, 1 लहसुन और सेब का सिरका डाला गया, सफ़ेद पेठे का जूस दिया गया। अब ये सारी चीज़ें भारतीय हैं, ये कोई डॉक्टर आपको लिख करके नहीं देगा कि आप नीम के पत्ते दें। मतलब ये तो मुझे देख के भी वैसे भी समझ आ रहा है, किसी भी आम इंसान को देख के समझ आ जाएगा। ब्लूबेरीज के साथ चुकंदर, गाजर, आंवला का जूस, ड्राई फ्रूट। अब उनका ये कह रहा है कि बस ये लाइफस्टाइल में चेंज करके और खान पान में बदलाव करके, और अब बिल्कुल फिट है उनकी वाइफ। So you're 60. जब से मैं सोशल मीडिया पे बोल रहा हूँ कई इंटरव्यू में, तो लोगों को इंटरनेट ये से लग रहा है सोशल मॉडर्न मीडिया। मेडिसिन के डॉक्टर डर गए हैं, इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। उनकी अज्ञानता है। पहले किसी डॉक्टर को चैलेंज करने के लिए तुम डॉक्टर तो हो। सिद्धू का पूरा इंटरव्यू लोग सुने पहले, कट करके जो रील वायरल किया गया है वो बीच का है। सिद्धू ने पूरे इंटरव्यू में ये बोला है कि उनकी पत्नी भी डॉक्टर हैं, उनको स्तन का कैंसर हुआ, सर्जरी हुई, कीमोथेरेपी हुई, रेडियोथेरेपी, मतलब हीट सिकाई होनी थी, फैमिली में कुछ फंक्शन कारण नहीं करा पाए, कैंसर रिलैप्स हुआ, फिर सर्जरी हुई है। जो मेन ट्रीटमेंट चल रहा है इसके साथ उन्होंने लाइफस्टाइल के जो चेंजेस किए, ये सच है। तो आधी बात पहले गलत। इसको स्टेटमेंट को ऐसे समझें, जो भी कहूँगा सच कहूँगा, ये तो कहा सिद्धू ने, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, ये भी ठीक है, उसका यही कहा है, लेकिन पूरा सच कहूँगा ये नहीं किया।